पॉलिनेशन देख रहे थे हम। कल हमने देखा था स्वपरागण की क्रिया के बारे में। स्वपरागण की परिभाषा, स्वपरागण के लिए प्रमुख अनुकूलताएं, पौधों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण से हानि। अब परागण का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जिसमें हमें किसके बारे में देखना है, परपरागण के बारे में देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले परपरागण की डेफिनेशन। परपरागण है क्या? देखो, परपरागण में यदि हम देखें तो जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। यहाँ पर हम इन दोनों पुष्पों को अलग अलग पौधों पर लगा हुआ मानते हैं। ये एक पुष्प है जो दूसरे पौधे पर लगा हुआ है, ये एक पुष्प है जो आपका दूसरे पौधे पर लगा हुआ है। और एक पौधे के पुष्प के जो परागकण हैं वो किसी माध्यम के द्वारा दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? परपरागण की क्रिया कहेंगे। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? परपरागण की क्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर परपरागण की क्रिया में यदि हम देखें तो परपरागण की क्रिया में सबसे पहले देखेंगे पौधों या फिर किसकी बात करेंगे? पुष्पों में। पौधों यानी किसकी बात करेंगे? पुष्पों में अनुकूलन कौन कौन से होने चाहिए? अनुकूलन कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए? तो सबसे पहले इसमें यदि हम देखें तो जो पुष्प या पौधा होना चाहिए इसमें स्वबंध्यता का गुण होना चाहिए। कौन सा गुण होना चाहिए? स्वबंध्यता का गुण होना चाहिए। स्वबंध्यता के गुण का मतलब क्या है? कुछ पुष्पों में स्वबंध्यता का गुण पाया जाता है। जब उस पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उन परागकणों में अंकुरण की क्रिया नहीं होती है। कौन सी क्रिया नहीं होती है? अंकुरण की क्रिया नहीं होती है। कब नहीं होती है? जब उस पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। तो ऐसे स्थिति में यदि हम देखें तो जो परागकण होते हैं उनमें अंकुरण की क्रिया नहीं होती है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? स्वबंध्यता कहते हैं। और इस स्थिति में केवल कौन सी क्रिया संभव हो सकती है? परपरागण की क्रिया ही संभव हो सकती है। जब स्वपरागण की क्रिया यहाँ पर संभव नहीं है तो फिर निश्चित रूप से कौन सी क्रिया होगी? परपरागण की क्रिया संपन्न होगी। जब अंकुरित नहीं होंगे परागकण तो सूख करके कैसे हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इस गुण को हम क्या कहते हैं? स्वबंध्यता गुण कहते हैं। स्वबंध्यता का गुण कहते हैं। इसके बाद यदि देखेंगे तो परपरागण करने वाले पुष्पों में एक लिंगी पुष्प कैसे होने चाहिए? एक लिंगी होने चाहिए। एक लिंगी का अर्थ ये है कि या तो पुष्प में केवल नर जनन अंग होना चाहिए या फिर पुष्प में केवल कौन सा अंग होना चाहिए? मादा जनन अंग होना चाहिए। यदि पुष्प में केवल नर जनन अंग है या मादा जनन अंग है तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? ऐसी स्थिति में नर जनन अंग और मादा जनन अंग जब अलग अलग पौधों के पुष्पों पर स्थित होते हैं तो उनमें कौन सी क्रिया देखने के लिए मिलती है? परपरागण की क्रिया देखने के लिए मिलती है। इसके बाद अगले गुण के रूप में हम यदि देखें तो यहाँ पर अगले गुण के रूप में देखेंगे तो हो जाएगा भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता, भिन्न का मतलब अलग समय की बात कर रहे हैं। भिन्न काल का मतलब अलग अलग समय की यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो जब पुष्प के नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता कहते हैं। जब पुष्प के नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग समय पर कैसे होते हैं? परिपक्व होते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता कहते हैं।
अब ऐसी स्थिति में दो कंडीशनें बन सकती हैं। एक तो क्या रहेगा, एक रहेगा आपका नर जनन अंग, और एक क्या रहेगा, एक रहेगा मादा जनन अंग। दो कंडीशनें बनेंगी। अब अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे तो ऐसी स्थिति बनेगी कि या तो पहले नर जनन अंग परिपक्व हो सकता है या फिर पहले मादा जनन अंग परिपक्व हो सकता है। यदि नर जनन अंग पहले परिपक्व होता है तो इसे पुम पूर्वता के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, पुम पूर्वता। यदि नर जनन अंग पहले कैसा होता है, परिपक्व होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पुम पूर्वता कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, प्रोटेंडरी कहा जाता है। तो एक यहाँ से ऑब्जेक्ट भी आपका बन सकता है। अब दूसरा यहाँ पर यदि देखें तो दूसरा जनन अंग कौन सा हो जाएगा, मादा जनन अंग हो जाएगा। यदि पुष्प का मादा जनन अंग पहले परिपक्व होता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता कहते हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता कहते हैं। इसका स्पष्ट रूप से अर्थ क्या होता है कि जो मादा जनन अंग वाला भाग है वो पहले कैसा हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, या फिर इसी को हम प्रोटोगायनी के नाम से भी जानते हैं, प्रोटोगायनी। यहाँ से ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, भिन्न काल पक्वता को। जब पुष्प के नर जनन अंग और मादा जनन अंग कैसे होते हैं, अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, भिन्न काल पक्वता कहते हैं। जब नर जनन अंग पहले परिपक्व होता है तो इसे पुम पूर्वता या प्रोटेंडरी कहा जाता है, और यदि मादा जनन अंग पहले परिपक्व हो जाता है तो इसे स्त्री पूर्वता या प्रोटोगायनी कहा जाता है। इसके पश्चात देखेंगे अगले गुण को, विषम वर्तिकाग्र। अगले गुण के रूप में क्या हो जाएगा, विषम वर्तिकाग्र। विषम वर्तिकाग्र। अब विषम वर्तिकाग्र के गुण का मतलब क्या है, यदि विषम वर्तिकाग्र के गुण को समझें तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एक पुष्प बन जाएगा, ये नर जनन अंग हो जाएगा, और ये वर्तिका हो जाएगी। तो कभी कभी पुष्पों में क्या होता है, जो वर्तिका होती है वो अत्यधिक लंबी होकर के कहाँ पर निकल जाती है, पुष्प के बाहर निकल जाती है। इस गुण को ही क्या कहा जाता है, विषम वर्तिकाग्र कहा जाता है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ से जो परागकण हैं वो इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुँच पाएंगे। दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण आ सकते हैं, उसकी संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे विषम वर्तिकाग्र गुण के क्या कहेंगे कि जब अत्यधिक वर्तिका कैसी हो जाएगी, अत्यधिक लंबी हो जाएगी और वह पुष्प से बाहर निकल जाएगी, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, विषम वर्तिकाग्र कहते हैं। ऐसी स्थिति में केवल पर परागण ही संभव होता है। ऐसी स्थिति में केवल क्या हो सकता है, पर परागण ही संभव हो सकता है। एक गुण और यहाँ पर देखेंगे, बंधन युति। देखो बंधन युति, अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, स्वबंधता को देख रहे थे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, बंधन युति। बंधन युति का मतलब क्या है, हमने कहा ये एक अपने पास क्या हो गया, पुष्प हो गया, ये नर जनन अंग हो गया, और ये क्या हो गया, इसका मादा जनन अंग हो गया। कभी कभी क्या होता है, इस नर जनन अंग और मादा जनन अंग के मध्य एक आवरण उत्पन्न हो जाता है। नर जनन अंग और मादा जनन अंग के मध्य क्या उत्पन्न हो जाता है, एक आवरण उत्पन्न हो जाता है, जिससे उस पुष्प के परागकण, इस पुष्प के परागकण अब उसी पुष्प की वर्तिका पर नहीं गिरेंगे, तो स्वपरागण यहाँ पर संभव नहीं होगा। अब यहाँ पर केवल निश्चित रूप से क्या संभव है, पर परागण ही संभव है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, बंधन युति कहते हैं। कौन सा गुण हो जाएगा, ये बंधन युति का गुण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये पर परागण की क्रिया में जो पौधे थे, पर परागण की क्रिया में इन पौधों में पाई जाने वाली ये क्या हो जाएंगी, प्रमुख अनुकूलताएं हो जाएंगी। स्वबंधता का मतलब जब परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर गिरेंगे तो अंकुरण की क्रिया नहीं होगी।
एक लिंगी यानी पुष्प का एक लिंगी होना कैसा है, आवश्यक है, पर परागण की क्रिया तभी संभव है। भिन्न काल पक्वता यानी जब पुष्प के नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग समय पर कैसे होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, भिन्न काल पक्वता कहते हैं। नर जनन अंग यदि पहले परिपक्व होता है तो इसे पुंपूर्वता या यहाँ पर क्या कहा जाता है, प्रोटेंडरी कहा जाता है। और यदि मादा जनन अंग पहले परिपक्व हो जाता है तो इसे स्त्री पूर्वता या प्रोटोगायनी के नाम से जाना जाता है। विषम वर्तिकाग्र में वर्तिका पुष्प से निकलकर अत्यधिक लंबी होकर कहाँ हो जाती है, बाहर की ओर निकल जाती है, जिससे परपरागण ही संभव होता है। यहाँ पर स्वपरागण की क्रिया संभव नहीं है। बंधन युति में क्या होता है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बीच क्या हो जाता है, एक आवरण उत्पन्न हो जाता है, जिससे वहाँ पर स्वपरागण की संभावनाएं कैसे हो जाती हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब वहाँ पर केवल कौन सी क्रिया संभव हो सकती है, परपरागण की क्रिया संभव हो सकती है। इसके पश्चात यहाँ पर अब हम देख लेते हैं परपरागण के लाभ। परपरागण के क्या हो जाएंगे, लाभ। देखो परपरागण से हमें क्या लाभ है, लाभ भी रहेंगे और यहाँ पर हमें हानियां भी देखने के लिए मिलेंगी। तो परपरागण में सबसे पहले बताया गया है, परपरागण में सबसे पहले बताया गया है कि इसमें परपरागण की क्रिया में उन्नत गुण वाले बीजों का निर्माण होता है। इसमें उन्नत गुण वाले बीजों का निर्माण होता है। उन्नत गुण वाले बीजों का निर्माण होता है। उन्नत गुण वाले बीजों का निर्माण इसलिए होता है कि दो अलग अलग प्रकार के पौधों या पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया हो रही है। तो एक पुष्प में यदि सामान्य प्रकार के गुण हैं, दूसरे पुष्प के यदि अच्छे गुण हैं, तो जो उनके मध्य पर परागण की क्रिया होगी और नए पुष्प हमें अब जो प्राप्त होंगे, नए पौधे प्राप्त होंगे, उनमें जो बीज प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, उन्नत गुण वाले प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे, उन्नत गुण वाले प्राप्त होंगे। इसके पश्चात इसमें जो बीज बनते हैं, ये बीज कैसे बनते हैं, अधिक संख्या में बनते हैं। बीज कैसे बनते हैं, अधिक संख्या में बनते हैं। बीज कैसे होते हैं, भार युक्त होते हैं, मतलब संख्या भी उनकी कैसी होती है, अधिक होती है, और भार में भी कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। तो अधिक संख्या में बीजों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बीज होते हैं, इन बीजों में हमें कौन सी क्षमता देखने के लिए मिलेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता देखने के लिए मिलेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। रोगों से लड़ने की क्षमता किन में देखने के लिए मिलेगी, बीजों में देखने के लिए मिलेगी। इसके पश्चात इनसे अधिक मात्रा में यहाँ पर हमें अधिक मात्रा में, या फिर किसकी बात करेंगे, संख्या की बात करेंगे। अधिक मात्रा या संख्या में हमें क्या प्राप्त होंगे, पुष्प, फल, बीज आदि प्राप्त होंगे। अधिक संख्या में पुष्प, फल, बीज आदि प्राप्त होंगे। तो ये एक प्रकार से क्या रहेंगे, इसके लाभ रहेंगे। परपरागण के ये क्या हो जाएंगे, लाभ हो जाएंगे। इसके बाद और भी यहाँ पर बिंदुओं को लिखा जा सकता है परपरागण के लाभ में। इसमें क्या होता है, एक पुष्प के जो गुण हैं दूसरे पुष्प के गुण हैं उनमें क्या हो जाता है, समायोजन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, नए लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। क्या देखने के लिए मिलते हैं, नए लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। और जब नए लक्षण देखने के लिए मिलते हैं तो यहाँ पर किसकी संभावना होती है, विकास की संभावनाएं होती हैं। विकास की संभावना होती है।
विकास किसे माना जाता है? जब कुछ नया होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे? नए लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। नए लक्षण देखने के लिए मिलेंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें किसकी संभावना देखने के लिए मिलेगी? विकास की संभावना देखने के लिए मिलेगी। तो ये क्या हो जाएंगे? पर परागण के क्या हो जाएंगे? लाभ। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे कि पर परागण से क्या होता है? लाभ होता है। तो यहाँ पर हमें पर परागण से कुछ हानियां भी देखने के लिए मिलेंगी। पर परागण से कुछ हानि भी देखने के लिए मिलेगी। पर परागण से क्या हानि हो सकती है? सबसे पहले तो इसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। माध्यम की आवश्यकता होती है तभी तो एक पुष्प के परागकण किसी माध्यम की सहायता से दूसरे पुष्प की बढ़ती काग पर पहुंचते हैं। अब यदि माध्यम नहीं है तो फिर पर परागण की क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। इस कारण माध्यम की आवश्यकता होने के कारण ही जो पर परागण है, पर परागण की संभावना कम हो जाती है। पर परागण की जो संभावना होती है, संभावना कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि पर परागण हो ही जाएगा। यदि माध्यम ठीक है तो यहाँ पर परागण हो जाएगा। तो पर परागण की संभावना कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। अब इसके अलावा हमें इसमें अधिक संख्या में परागकणों की आवश्यकता होती है। अधिक संख्या में किसकी आवश्यकता होती है? परागकणों की आवश्यकता होती है। अधिक संख्या में परागकणों की आवश्यकता होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही परागकण हो और परागकण को पता हो कि हमें उस पुष्प की बढ़ती काग पर जाकर के पहुंचना है ताकि पर परागण की क्रिया हो जाए। तो अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है? परागकणों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसके पश्चात यहाँ पर आनुवांशिक गुणों की शुद्धता भी समाप्त हो जाती है। आनुवांशिक गुणों की शुद्धता कैसी हो जाती है? समाप्त हो जाती है। आनुवांशिक गुण का मतलब समझ रहे? जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में गुण जाते हैं उन गुणों को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक गुण कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण जा रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग पौधों के गुण भी तो आपस में मिल रहे हैं, जिससे आनुवांशिक गुणों की जो शुद्धता होती है, आनुवांशिक गुणों की शुद्धता कैसी हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और हानि क्या होती है? इसके लिए सबसे पहले तो जो पुष्प हैं, पुष्प कैसे होने चाहिए? रंगीन और आकर्षक होने चाहिए। पुष्प कैसे होने चाहिए? पुष्प होने चाहिए रंगीन और आकर्षक। यदि पुष्प रंगीन और आकर्षक हैं तभी तो कीट उनकी ओर आकर्षित होंगे, और कीट आकर्षित होंगे तभी तो कीटों के द्वारा पर परागण की क्रिया को संपन्न कराया जाएगा। कीट किसके रूप में काम करेंगे? माध्यम के रूप में काम करेंगे। पुष्पों का कैसा होना आवश्यक है? पुष्पों का सुगंधित होना आवश्यक है। सुगंधित होना आवश्यक है। पुष्प कैसे होने चाहिए? सुगंधित होने चाहिए। पुष्पों में क्या होना चाहिए? मकरंद होना चाहिए। पुष्पों में क्या होना चाहिए? मकरंद होना चाहिए। यदि पुष्प रंगीन है, आकर्षक है, और साथ में पुष्प कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा तभी तो कीट को देखेगा कि यह पुष्प है। बात समझ रहे हैं? बड़ा होगा तभी तो कीट को देखेगा। रंगीन होगा तभी तो कीट उसकी ओर जाएगा आकर्षण की क्रिया के द्वारा। सुगंधित होगा तो उसकी खुशबू लेकर के उसकी ओर जाएगा। किसको लेने के लिए? मकरंद को लेने के लिए। और यदि ये कंडीशन नहीं होती है तो फिर कीट आकर्षित नहीं होता है, और जब कीट आकर्षित नहीं होगा तो फिर यहाँ पर कौन सी क्रिया नहीं होगी? पर परागण की क्रिया नहीं होगी।
तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पर परागण से ये क्या हो जाएंगी, हानियां हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे पर परागण के प्रकार। पर परागण के प्रकार, हमने कहा परागण की क्रिया, पर परागण की क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो पर परागण के प्रकारों में यदि हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, वायु परागण देखने के लिए मिलेगा। पहले हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, वायु परागण। फिर क्या देखने के लिए मिलेगा, जल परागण। फिर क्या देखने के लिए मिलेगा, कीट परागण। फिर क्या देखने के लिए मिलेगा, जंतु परागण। ये पर परागण के क्या हो जाएंगे, प्रकार हो जाएंगे। वायु परागण, किसमें देखने के लिए मिलेगा, गन्ना, बांस, मक्का, इनमें हमें किसके द्वारा परागण देखने के लिए मिलेगा, वायु के द्वारा पर परागण की क्रिया देखने के लिए मिलेगी। वायु के द्वारा कौन सी क्रिया देखने के लिए मिलेगी, पर परागण की क्रिया देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर हम चीड़ का भी उदाहरण देख सकते हैं, चीड़ हो जाएगा, और देखेंगे तो ओका हो जाएगा। आपने देखा होगा मदार, अकौआ, ठीक है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो बीज होते हैं वो किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि जब परागण की क्रिया किसके माध्यम से होती है, वायु के माध्यम से होती है। जब परागण की क्रिया किसके माध्यम से होती है, वायु के माध्यम से होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। वायु परागण या एनीमोफिली कहते हैं, एनीमोफिली। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि परागण की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, वायु के द्वारा हो रही है। वायु के माध्यम से यदि हम देखें तो परागण कब होगा, वायु के माध्यम से परागण की क्रिया कब होगी, वायु के माध्यम से तो परागण की क्रिया जब होगी जब पुष्प कैसे होंगे, छोटे होंगे। पुष्प कैसे होंगे, छोटे होंगे, रंगहीन होंगे, गंधहीन होंगे, आकर्षण विहीन होंगे। तो यहाँ पर पुष्पों के बारे में बात कर रहे हैं। पुष्प कैसे होने चाहिए, पुष्प रंगहीन होने चाहिए। पुष्प कैसे होने चाहिए, पुष्प गंधहीन होने चाहिए। पुष्प कैसे होने चाहिए, मकरंद विहीन होना चाहिए, मकरंद विहीन होना चाहिए। अरे अभी तो हम कह रहे थे कि पुष्पों में ये सब गुण होने चाहिए, तब कौन सी क्रिया होगी, पर परागण की क्रिया होगी, और यहाँ कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो काम वायु कर रही है, जब होने चाहिए तो वहाँ तो कीट और जंतु काम करेंगे। बात समझ रहे हैं। यदि ये गुण नहीं है, मतलब पुष्प रंगहीन है, आकर्षण विहीन है, उसमें मकरंद भी नहीं है, छोटा है, तो ऐसी स्थिति में जो पर परागण की क्रिया होगी उसमें वायु भाग लेगी, या फिर वायु के द्वारा क्या होगा, पर परागण की क्रिया। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो जो पराग कोश हैं, पराग कोश कल बताया था आपको, पराग कोश किसे कहते हैं। पराग कोश में अधिक संख्या में पराग कणों का क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम
अधिक संख्या में किसका निर्माण होना चाहिए? पराग कणों का निर्माण होना चाहिए। अधिक संख्या में पराग कणों का क्या होना चाहिए? निर्माण होना चाहिए। इसके साथ साथ जो पराग कोश है, ये पराग कोश कैसा होना चाहिए? पराग कोश मुक्त दोली होना चाहिए। मुक्त दोली मतलब हवा में हिलता रहे मुक्त रूप से, और हवा में हिलता रहेगा मुक्त दोली, उसी अवस्था को कहा जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? ऐसी स्थिति के कारण पराग कोश वायु में, पराग कण वायु में सैलता से मुक्त हो जाएंगे। कब? जब पराग कोश कैसा होगा? मुक्त दोली होगा, वायु में हिलता रहेगा, तो उस पराग कोश के अंदर जो पराग कण हैं वो वायु में कैसे हो जाएंगे? सरलता से मुक्त हो जाएंगे, और फिर वो पराग कण वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे हो जाएंगे? चले जाएंगे। बात समझ गए? मक्का देखा है? मक्का, मक्का जी अपन मक्का कह देते, अपन बीच को आधो का छोड़ देते हैं, मक्का। तो मक्का में यदि हम देखें तो मक्का में क्या होती है? बहती काग्र। मक्का में बहती काग्र कैसी होती है? अत्यधिक लंबी होती है। देखी है? वो रेशमी वाले जो नीचे लटके रहते हैं, उसमें से नहीं लटके रहते हैं, वही क्या है? वर्तिकाएं हैं। वही क्या हो जाएंगी? वर्तिकाएं हो जाएंगी। वो मुक्त रूप से हवा में कैसे होती हैं? लटकी रहती हैं, ताकि पराग कण आए और उनमें कैसे हो जाए? चिपक जाए। बात समझ गए? विशेषताएं तो हालांकि और भी हैं, आप इतने में संतुष्ट हो जाएं कि हाँ ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम अगले प्रकार को देखें तो यहाँ पर अगला प्रकार क्या दिया गया है? जल परागण। जल परागण, यदि पर परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? जल के द्वारा होती है। पर परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? जल के द्वारा होती है। तो इस प्रकार के परागण को क्या कहते हैं? जल परागण या हाइड्रोफिली। जल परागण या क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली कहा जाता है। जैसे बैलिसनेरिया, जैसे क्या हो जाएगा? बैलिसनेरिया पौधा है भैया, बैलिसनेरिया। बैलिसनेरिया के बारे में यदि हम समझें, बैलिसनेरिया में होता क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है जल परागण की क्रिया। कमल तो जानते ही हो, तो भैया यहाँ कमल भी लिख लेते हैं। बैलिसनेरिया हो जाएगा, और बैलिसनेरिया के साथ साथ क्या हो जाएगा? कमल। इनमें कौन सा पर परागण पाया जाता है? जल पर परागण या जल परागण पाया जाता है। बैलिसनेरिया में होता क्या है? बैलिसनेरिया में यदि हम देखें तो जल के अंदर विकसित होने वाला यह एक पादप है। मान के चलो हम इतने भाग को यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें हमने ये यहाँ पर क्या हो गया? जल हो गया, और इस जल में क्या लगा हुआ है? पादप लगा हुआ है। एक पादप ये लगा हुआ है, ये बैलिसनेरिया का पादप है। इसमें एक नर होता है, एक नर होता है, और एक क्या होता है? मादा होता है। एक नर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? मादा हो जाएगा। तो जो मादा है, मादा वाले में क्या होगा? मादा वाले पौधे में जो वर्तिका होगी, वो वर्तिका कहाँ पर निकल के वर्तिकाग्र कहाँ पर निकल के आ जाएगी?
पानी की या जल की सतह के ऊपर। और जो नर पुष्प है या नर पौधा है, इसमें जो नर जनन अंग वाला भाग होगा वो कहाँ पर होगा? पानी के अंदर। जैसे अपन क्या कहते हैं? पराग कोश। ये जो पराग कोश है, ये पराग कोश कैसा हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा। परिपक्व हो जाएगा तो इसमें से क्या निकलेंगे? पराग कण निकलेंगे। और ये पराग कण कहाँ पर आ जाएंगे? पानी की सतह के ऊपर। और पानी की सतह तो हिलती रहती है, तो ये परागकण इस पानी की सतह के साथ साथ चलते चलते कहाँ पर पहुंच जाएंगे? मादा पुष्प की बढ़ती काग्र पर पहुंच जाएंगे। कौन सी क्रिया हो गई? पर परागण की क्रिया। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प की बढ़ती काग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पर परागण की क्रिया कहते हैं। बात समझ गए? अब क्या होगा? पर परागण की क्रिया हो गई। अब इसके बाद ये जो भाग है वर्तिकाग्र वाला भाग, ये भाग होगा कुंडलित, और कुंडलित होकर के कहाँ पर आ जाएगा? वापस पानी के अंदर। कहाँ पर आ जाएगा? वापस कुंडलित होकर के पानी के अंदर आ जाता है। और फल यहाँ पर जल के अंदर ही फल कैसा होता है? फिर विकसित होता है। ये वेलेस्नेरिया है। ये कौन सा पौधा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वेलेस्नेरिया। और वेलेस्नेरिया में हम देख रहे थे कौन सा परागण पाया जाता है? जल परागण पाया जाता है। जल परागण को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। जल परागण को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। बात समझ गए? ऑब्जेक्ट बनेंगे हाइड्रोफिली क्या है, या हाइड्रोफिली किस में पाया जाता है? तो कमल और वेलेस्नेरिया, दो एग्जाम्पल तो आप यहाँ पर याद करके ही रखिए। इसके पश्चात देखिए अब क्या हो गया? कीट परागण। अगला प्रकार क्या हो जाएगा? कीट परागण। तो कीट परागण यदि हम देखें तो जो पुष्प होते हैं, पुष्प 80% परागण की क्रिया। कौन सी परागण? पर परागण की क्रिया। 80% पर परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? कीटों के द्वारा ही होती है। किसके द्वारा होती है? कीटों के द्वारा ही होती है। अब कीटों के द्वारा देख लो, ये क्या है? मधुमक्खी। क्या है? कीट है। मधुमक्खी क्या है? कीट है। तो यहाँ पर कीटों के द्वारा 80% पर परागण देखने के लिए मिलेगा। ये है इंसेक्ट, यानी क्या हो जाएगा? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, कीट परागण। और ये 80% क्रिया कीटों के द्वारा होती है आपकी। यहाँ पर 80% पर परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? कीटों के द्वारा होती है। अब कीट कब आएगा? कीट कब आएगा? कीट तो तभी आएगा जब पुष्प कैसा हो? रंगीन हो, आकर्षक हो, बड़ा हो। पुष्प में क्या हो? मकरंद हो। कीट बड़ा हो कि पुष्प बड़ा हो? पुष्प बड़ा हो। पुष्प कैसा होना चाहिए? आकार में बड़ा होना चाहिए। पुष्प कैसा होना चाहिए? आकर्षण युक्त होना चाहिए। पुष्प में क्या होना चाहिए? मकरंद होना चाहिए। पुष्प कैसा होना चाहिए? सुगंधित होना चाहिए। तो फिर कीट क्या होगा? आकर्षित होगा। और जब कीट मान के चलो कि कीट इस वाले पुष्प पर बैठा, तो जब कीट बैठेगा तो वो पूरे में घूमेगा। घूमेगा तो फिर इस पुष्प के जो पराग कोश से परागकण निकले थे वो कहाँ पर चिपक जाएंगे? इस कीट के पैरों से, पंखों से या शरीर से चिपक जाते हैं। और जब यही कीट जा करके उड़ करके किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर बैठता है तो वहां पर भी पूरे में घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो फिर जो इस पुष्प के परागकण गए थे वो दूसरे पुष्प की वर्तिका पर पहुंच जाएंगे। तो पर परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। किसके द्वारा हुई है? कीट के द्वारा। इस कारण से हम क्या कहेंगे? कीट परागण कहेंगे।
अब जो पुष्प क्या होते हैं, रात्रि में खिलते हैं। कीट परागण में क्या है, कीट परागण में बताया गया कि जो पुष्प रात्रि के समय खिलते हैं, खुलते हैं, बात वही हो गई, खुलते हैं और खिलते हैं, तो ऐसे पुष्पों के जो पत्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं, ये कैसे होते हैं, सफेद। तो फिर कीट इन्हें आसानी से देख लेते हैं और पर परागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। इसके पश्चात हम यहाँ पर देखेंगे अगला परागण कौन सा हो जाएगा, जंतु परागण। अगला परागण कौन सा हो जाएगा, जंतु परागण हो जाएगा। और जंतु परागण यदि हम देखें तो जंतु परागण के अंतर्गत ही क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, कीट परागण देखने के लिए मिलेगा। अब इसी में हमें क्या देखने के लिए मिल जाएगा, इसी में हमें देखने के लिए मिल जाएगा जो अभी अपन स्लाइड निकाले थे यहाँ पर, यदि परागण की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, पक्षियों के द्वारा हो रही है, बर्ड के द्वारा हो रही है, पक्षी के द्वारा हो रही है, तो इस प्रकार के परागण को ऑर्निथोफिली कहते हैं। पूछा जाएगा ऑर्निथोफिली क्या है, पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण। यदि परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होती है, बैट के द्वारा होती है, चमगादड़ के द्वारा होती है, तो चीरोप्टेरिफिली, इसे क्या कहा जाता है, चीरोप्टेरिफिली कहा जाता है। अब यहाँ पर दो कंडीशनें बांटी गई हैं प्रकार में। जैसे अभी हमने कहा कि यदि जल के द्वारा होती है तो हाइड्रोफिली, वायु के द्वारा होती है तो एनीमोफिली, इंसेक्ट के द्वारा होती है तो एंटोमोफिली। अब यहाँ पर एबायोटिक और बायोटिक पॉलिनेटर, एबायोटिक और बायोटिक, बायोटिक में क्या आ जाएंगे आपके, जीव आ जाएंगे, और एबायोटिक में आपके जीव नहीं होते। जैसे क्या आ जाएगा इसमें, वायु आ जाएगी, क्या आ जाएगा इसमें, जल आ जाएगा। तो जल के द्वारा होने वाले परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं, वायु के द्वारा होने वाले परागण को एंटोमोफिली कहते हैं, कीटों के द्वारा होने वाले परागण को एंटोमोफिली कहते हैं, बर्ड पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को ऑर्निथोफिली कहते हैं, और बैट यानी चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को चीरोप्टेरिफिली कहते हैं। अब घोंघा, घोंघा, तो यहाँ पर यदि हम देखें, किसको देखें, घोंघा को देखें, इसके द्वारा परागण होगा तो क्या हो जाएगा, मेलकोफिली, मेलकोफिली। एक पौधे का यहाँ पर नाम याद करके रखिए, गोल्ड मोहर, गोल्ड मोहर तो जानते ही होंगे आप, गोल्ड मोहर, गा से गोल्ड मोहर और गा से क्या हो जाएगा, गिलहरी। गोल्ड मोहर में जो परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, गिलहरी के द्वारा होती है। बात समझ गए। अभी हम देख रहे थे पर परागण, अब हम क्या करेंगे, तुलना, किस किस में तुलना करना है हमें, स्वपरागण और पर परागण में, स्वपरागण और पर परागण में हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखो स्वपरागण में हमने आपको बताया था कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। और पर परागण में हमने देखा जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प बदल, यहाँ पर पौधा बदल जाता है। पर परागण की क्रिया में क्या बदल जाता है, पौधा बदल जाता है। स्वपरागण की क्रिया में केवल पुष्प बदल सकता है, पौधा नहीं बदलेगा। तो पर परागण में जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प की वर्तिका पर कहते हैं तो इससे हम पर परागण की क्रिया कहते हैं।
अब स्वपरागण की क्रिया में यदि हम देखें तो स्वपरागण की क्रिया में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि परपरागण की क्रिया में हमें किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। स्वपरागण की क्रिया कैसी होती है? निश्चित रूप से होती है। कैसी होती है? निश्चित रूप से होती है। क्यों? परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर गिरने हैं। और पर परागण कैसा नहीं होता है? निश्चित नहीं होता है। पर परागण कैसा नहीं होता है? निश्चित नहीं होता है। स्वपरागण में यदि हम देखें तो यहाँ पर आनुवांशिक गुणों की शुद्धता बनी रहती है। किसकी शुद्धता बनी रहती है? आनुवांशिक गुणों की शुद्धता। स्वपरागण में आनुवांशिक गुणों की शुद्धता बनी रहती है, लेकिन यहाँ पर परपरागण की क्रिया में आनुवांशिक जो गुण होते हैं इनकी शुद्धता कैसी हो जाती है? आनुवांशिक गुणों की शुद्धता कैसी हो जाती है? समाप्त हो जाती है। स्वपरागण की क्रिया में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो बीज होते हैं, हाँ, जो बीज होते हैं कैसे होते हैं? भार में कम, संख्या में कम। जबकि परपरागण की क्रिया में जो बीज होते हैं ये भार में कैसे होते हैं? अधिक। संख्या में भी कैसे होते हैं? संख्या में भी कैसे होते हैं? अधिक। और भी बिंदु हैं जो अपन ने अभी देखे हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। स्वपरागण की क्रिया करने वाले पुष्प कैसे नहीं होने चाहिए? पुष्पों का रंगीन होना आवश्यक नहीं है। पुष्पों में मकरंद होना आवश्यक नहीं है। पुष्पों का बड़ा होना आवश्यक नहीं है। जबकि परपरागण की क्रिया में पुष्पों का रंगीन होना आवश्यक है, पुष्पों का बड़ा होना आवश्यक है। पुष्पों में क्या होना चाहिए? मकरंद भी होना चाहिए। बात समझ गए? ठीक है।